लेकिन शायद आप लोग पिछली क्लास के वजह से रिवीजन नहीं किए होंगे तो भूल गए होंगे। ठीक, तो कुछ हम 5 मिनट के लिए वृत्त की समरी बता देते हैं, क्योंकि 9th में वृत्त के व्यक्तिगत उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है और 10th का कोर्स थोड़ा उससे अलग है। ये वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की छेदक रेखा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके 10th में आते हैं। तो हम एक बार 5 मिनट के लिए समरी बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला आपका ये है कि वृत्त क्या होता है। सबसे पहला आपके दिमाग में आता है कि वृत्त है क्या। तो इसके बारे में आप लोग बताइए, वृत्त से क्या समझते हैं, क्या होता है? कोई बताएगा? 9th में बताया जा चुका, समय ज्यादा क्योंकि नहीं है इसलिए हम खुद उसको इसका रिवीजन करा दे रहे हैं कि वृत्त जो है एक समतल किसी पृष्ठ पर, समतल कोई पृष्ठ है, उसके ये पूरा पृष्ठ है, इसमें छोटे छोटे बिंदु हैं, क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। तो जितने कण हैं उतने बिंदु हैं। तो इस ब्लैक बोर्ड में कितने बिंदु हैं? अनंत बिंदु। ब्लैक बोर्ड में अनंत बिंदु। इस ब्लैक बोर्ड के किसी एक बिंदु को केंद्र मान लीजिए, किसी एक बिंदु को केंद्र मान लीजिए, यहां से कुछ दूरी ले लीजिए और दूरी ले करके इस बिंदु के चारों तरफ घुमा दीजिए। जैसे यह एक सेंटर हमने माना और इसके हम चारों तरफ घुमाते हैं, तो ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो वृत्त है। ठीक, क्या परिभाषा बना इसका? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? किसी समतल पृष्ठ के एक बिंदु को केंद्र मानकर उससे कुछ दूरी लेकर चारों तरफ घुमाने से प्राप्त आकृति वृत्त है। ये जो कुछ दूरी ले रहे हैं, ये दूरी क्या कहलाती है? दैट इज रेडियस। यही दूरी आपके वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये जो दूरी हम लेते हैं, यहां से ये जो दूरी लेते हैं, हमने कहा था कि इस बिंदु से कुछ दूरी लेकर के इसके चारों तरफ घुमा दीजिए, तो घुमाने से जो आकृति प्राप्त होती है वो वृत्त कहलाती है। और ये दूरी क्या कहलाती है? ये त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में रेडियस है। और जब इसके चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है तो चक्कर लगाने पर रास्ता बन जाता है। बार बार चलिए आप प्लेन में, तो रास्ता बन जाता है ना, उस रास्ते को क्या कहते हैं? परिधि। इस रास्ते को क्या कहते हैं? परिधि। ये रास्ता परिधि है, लेकिन परिधि वृत्त का पूरा चक्र होता है। पूरे चक्र को हम परिधि कहते हैं, लेकिन अगर उसका कुछ टुकड़ा ले लिया जाए, उस परिधि का कुछ टुकड़ा ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए यहां से हमने यहां तक ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। इस पार्ट को हमने आर्क मींस चाप। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वृत्त का चाप क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि किसी वृत्त के परिधि का कुछ निश्चित भाग चाप है। किसी वृत्त के परिधि तो हो गया पूरा, लेकिन परिधि का कुछ पार्ट ले लिया जाए तो चाप है। अब आपका ध्यान यहां जाना चाहिए कि सर टुकड़ा एक ये भी है और टुकड़ा सा यहां से चल करके एक ये भी, दो पार्ट। जैसे हम परिधि में कोई दो बिंदु लेते हैं, परिधि हमारा दो भाग में बट जाता है। एक छोटा टुकड़ा हो गया और एक बड़ा पार्ट हो गया। अब चाप भी दो प्रकार का है, कंफर्म हो गया? तो एक जो छोटा वाला पार्ट है इसको कहते हैं लघु चाप, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं चाप। भी दो प्रकार के, लघु चाप और ठीक। ये चाप की बात हो गई। वृत्त के जितने अंग हैं उसको समझ लीजिए,
तब हम उसको पढ़ाना शुरू करेंगे। अब ये पूरा भाग परिध कहलाता है, टुकड़ा उसका चाप कहलाता है। चाप भी दो प्रकार के होते हैं, छोटा चाप जिसको लघु चाप कहते हैं, एक बड़ा वाला भाग को दीर्घ चाप कहलाता है। लेकिन ये वक्राकार होता है, और अगर हम परिध के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर वक्राकार न चलें, सीधी स्ट्रेट रेखा में चलें, जैसे हम मान लीजिए यहां से यहां जा रहे हैं, हम सीधा गए, ये वक्राकार टेढ़ी रेखा, वक्राकार मतलब होता है टेढ़ी रेखा, हम वक्र के आकार में न चल करके हम स्ट्रेट लाइन पर चलें, तो वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? किसी वृत्त की एक जीवा कहलाती है। जब हम सीधी वृत्त के परिध के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा जीवा। देखिए यहां दो चीजें हैं, आपको विशेष ध्यान देना। किसी वृत्त के परिध के दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्राकार रेखा जीवा कहलाती है, लेकिन किसी वृत्त के परिध के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? ये जीवा है। कॉर्ड, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स जीवा। तो ये इसके कुछ अंग हो गए, कुछ और हम इसके अंदर गहराई में जाएंगे। ये अंग है, अंगों के काम क्या है और गहराई में जाएंगे। जैसे हमने आपको बताया ये त्रिज्या कहलाती है, लेकिन यही त्रिज्या अगर वृत्त के एक बिंदु से परिध के एक बिंदु से चल रही है, केंद्र तक जा रही है, तो ये त्रिज्या हो गई। ये यही नहीं होता है, कहीं भी आप खींच सकते हैं। तो वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? अनंत त्रिज्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि परिध अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, हर बिंदु पर त्रिज्या खींची जा सकती है। इसलिए केंद्र से परिध को मिलाने वाली कोई भी रेखा वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। लेकिन यही त्रिज्या अगर परिध के एक बिंदु से होकर चले और केंद्र से होकर ये दूसरी तरफ चली जाए, ये बिंदु मान लीजिए P है, ये बिंदु मान लीजिए Q है, तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जीवा को व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्यास कहते हैं। अर्थात व्यास किसी वृत्त की त्रिज्या का दो गुना होता है। किसी वृत्त की त्रिज्या का दो गुना व्यास कहलाता है। जैसे ये त्रिज्या होगा, इसका डबल कर दिया गया तो क्या कहलाएगा? व्यास। तो आप यहां लिख सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे, ये एक सूत्र है। अगर त्रिज्या पता है तो वृत्त का व्यास निकाला जा सकता है इस सूत्र के बाद। उसका डबल कर दीजिए तो ये व्यास। लेकिन अब सिस्टमैटिक ढंग से आप पढ़ते जाइए, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी में पढ़ाएंगे। आगे हमारा जो मूल कोर्स है वहां पहुंचना, तो उनके अंगों को आप जान लीजिए, तब अंगों के कार्य क्या है। ये सब इसके अंग है, वृत्त के ये पार्ट है, इसके बारे में समझिए। जब कोई वृत्त के परिध पर कोई सीधी रेखा जो केंद्र से होकर न जाए, हमने कहा जीवा कहलाती है। वृत्त के परिध के दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो सीधी चलती हो वो जीवा कहलाती है। जो वक्राकार चलती हो परिध पर वो चाप कहलाती है। ये हमने बताया। तो वृत्त में अनेक जीवाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन कोई भी जीवा केंद्र से होकर के अगर चली जाए तो वो क्या कहलाएगी? व्यास। ठीक। तो ये इसके कुछ मुख्य अंग हैं। अब कुछ इसके एक्टिविटी के बारे में आप अगर अंदर जाएं तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, उनके कार्य पर ध्यान देंगे, कैसे कार्य करते हैं वृत्त। तब उसके आगे हम स्पर्श रेखा पर जाएंगे, और स्पर्श रेखा से ही आपका कोर्स स्टार्ट होगा। वृत्त का जो कोर्स आपके सिलेबस
तो हम वहां पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहुंचने के पहले थोड़ा वृत्त संबंधी चीजें हम और पढ़ लेंगे। जैसे अगर कोई एक वृत्त है, ठीक, तो इसका केंद्र O है। अगर परिधि के पर कोई दो बिंदु ले लिया जाए, एक बिंदु का नाम है A, एक बिंदु का नाम है B। अगर इन बिंदुओं से केंद्र पर जाके मिलाया जाए तो एक कोण बनता है। देख रहे हैं आप, वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं को ले जाकर केंद्र पर मिलाइए तो एक कोण बनता है। लेकिन अगर वृत्त के इन्हीं दोनों बिंदुओं को अन्यत्र कहीं ले जाकर के परिधि पर मिलाइए तो तब भी एक कोण बनता है। इन दोनों कोणों में आपस में रिलेशन है, ये हमने क्लास 9 में बताया। बताइए क्या रिलेशन है? ये केंद्र का कोण और परिधि का कोण दोनों में क्या संबंध होता है? इस पर एक प्रमेय मैंने 9 में बताई। इसीलिए ये सब चीजें याद होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हम आगे अगर बढ़ेंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, और जब आप इसको जानेंगे नहीं तो आगे समझ नहीं पाएंगे। ठीक, इसमें रिलेशन है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। क्या होता है? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना। या अगर इसी को आप घुमा करके बात करें तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का। तो यहाँ एक क्वेश्चन अगर कहा जाए आपसे कि केंद्र पर अगर 60 अंश का कोण बन रहा है तो परिधि पर कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का। केंद्र पर अगर 60 है तो परिधि इसका आधा। ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, आधा। इनमें और इनमें दोनों में 1 और 2 का रेशियो। अगर ये 30 अंश है तो ये 60, अगर ये 60 अंश है तो ये 0। तो यहाँ अगर मान लीजिए परीक्षा में आपसे पूछा जाता है ये 70 अंश का कोण के रूप में बन रहा है, आपसे पूछ ले जाए कि परिधि पर कितने अंश का कोण है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि 35 अंश। कितना बनेगा? 35। क्यों बनेगा? वो प्रमेय क्या है? प्रमेय बताइए जो हमने अभी बताया है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का। लेकिन इसमें शर्त है कि उन्हीं दो बिंदुओं से केंद्र पर जाए, उन्हीं दो बिंदुओं से परिधि पर जाए। अन्यथा कहीं कोई दूसरा बिंदु है ऐसे चला गया तो आपको लगेगा कि सर ने बताया था कि केंद्र का और परिधि का दोनों में रेशियो होता है, 1:2 का अनुपात होता है। उन्हीं दो बिंदुओं से केंद्र पर जाए, उन्हीं दो बिंदुओं से परिधि पर जाए, तब दोनों में